चलिए जी, गुड आफ्टरनून। लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ना शुरू किया था जी। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज। ठीक है जी। इस चैप्टर की हमने शुरुआत की थी। ये चैप्टर बात करता है सिर्फ किस बारे में? उन सारे इंटरमीडियरीज के बारे में जो सिक्योरिटीज मार्केट को ऑपरेट करते हैं। हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे ये डिस्कस किया था कि एक तरफ इशूअर होता है जो इशू लेकर के आता है, दूसरी तरफ कौन होता है जी? इन्वेस्टर, जो उस इशू में इन्वेस्ट करता है। ठीक है जी। एक तरफ इशूअर है, एक तरफ इन्वेस्टर है। इन दोनों में लिंक क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे इंटरमीडियरीज आते हैं, लाइक ब्रोकर हो गया, अंडरराइटर हो गया, मर्चेंट बैंकर हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया, कस्टोडियन हो गया। ऐसे अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं। लाइक यहाँ लिखा भी है, फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग का काम है, कस्टोडियल सर्विसेज का काम है। तो ये चैप्टर बात करेगा सिर्फ उन इंटरमीडियरीज के बारे में। एक बार फिर से बता देता हूँ, इस चैप्टर में बात होती है सिर्फ और सिर्फ उन सारे इंटरमीडियरीज की, उन सारे मिडलमैन की, उन सारे बिचौलियों की जो इस मार्केट को अच्छे से चलाते हैं। कौन है वो? तो आपके सामने स्क्रीन पे नाम है। ये है जी मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स टू एन इशू, डिवेंचर ट्रस्टी, स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, कस्टोडियन, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, डिपॉजिटरीज, डीपी एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। चैप्टर कैसे चलेगा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बात होगी सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए सेबी ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, कैसे वो लोग एप्लीकेशन लगवाते हैं। आज की क्लास में यही पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। एप्लीकेशन लगानी होती है, सामने वाला चेक करता है, सर्टिफिकेट देता है, कंप्लायंस करके चलना होता है, सारे रूल्स मानने हैं, ग्रीवेंसेस सोल्व करने अच्छे से, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन कर सकता है वो कैंसिल भी करना जानता है। उसके बाद इस चैप्टर में इन सारे इंटरमीडियरीज के बारे में अलग अलग चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएंगे कस्टोडियन होता कौन है, कस्टोडियन के काम क्या है, कस्टोडियन बनने के लिए क्या करना होगा, और कौन से रूल्स या रेगुलेशंस इनके ऊपर लागू होते हैं। जब ये पढ़ लेगा तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आएगा कि कंपनी सेक्रेटरीज या कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के द्वारा कैसे इंटरनल ऑडिट की जाती है। आ गई बात समझ? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कि काफ़ी सारी रेगुलेशंस बनाई गई हैं। अगर मैं बात करूं पहले लेक्चर की, तो उसमें अपन ने कुछ ज़्यादा बातें की नहीं थी। अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा था कि हाँ, इंटरमीडियरीज होते हैं और इंटरमीडियरीज काम करते हैं। इंटरमीडियरी बताए कहाँ गए हैं ये अपन ने पढ़ लिया था कि सेबी एक्ट के जो सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 12 है जैसे, वो बात करता है। यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, ये सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो 4 नंबर में एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था कि इंटरमीडियरी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को स्मूथ करना, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से चलाना। इसके बाद कॉरपोरेशंस और जो गवर्नमेंट होती हैं, जो खुद नहीं लेकर के आती, उनके बिहाफ पर इशू लेकर के आना, मैनेज करवाना इस चीज़ को, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइड करना, उनको एनालिसिस करके बताना, उनकी हेल्प करना। ये सारे काम किसके होते हैं? इंटरमीडियरीज के होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये सारे नाम दिए गए हैं इंटरमीडियरीज के। इनके काम क्या है ये कल जो हम लेक्चर करेंगे, अगले लेक्चर में, उसमें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन किसी भी इंटरमीडियरी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ ये कि ये इंटरमीडियरीज का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है। डन। एक चीज अपन ने ये डिस्कस की थी, सेबी ने इंटरमीडियरीज के लिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस बनाई है, इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008, जिसमें बताया गया है कि इंटरमीडियरी बनने के लिए एक पर्सन को सर्टिफिकेट लेना होता है, एक पर्सन को सारा कंप्लायंस, सारी फुलफिलमेंट करनी होती है चीज़ों की, और सब चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। आई बात समझ में? अब आज की क्लास में अपन यहीं से पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है और क्या क्या चीज़ें चलेंगी। बातें क्या है देखो, पॉइंट वाइज आपको दिए गए हैं। टाइटल पढ़ते ही समझ में आएगा कि सबसे पहले बात हो रही है एप्लीकेशन लगाओ रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन किस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद सामने वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो ठीक, अदरवाइज वो क्या कर देगा? इशू कर देगा सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन हो सकती है, एप्लीकेशन को ऐसे चेक किया जाता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन में कंडीशन लगाई जा सकती है, क्लैरिफिकेशन देनी होती है, सर्टिफिकेट में कंडीशन जो लिखी उसका कंप्लायंस करना होता है, कब तक वैलिड होगा, मना भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट देने से। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। जनरल ऑब्लिगेशंस क्या है इंटरमीडियरीज की, इन्वेस्टर्स के झगड़े कैसे सोल्व करने हैं, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकते, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होगा, और रिस्ट्रिक्शन है किसी और पर्सन से भी नहीं जुड़ सकते जो एडवाइस का काम करता है बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के।
आई बात समझ में? बोलो भाई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये अलग अलग इंटरमीडियरी के बारे में बताएंगे कि मर्चेंट बैंकर है कौन, काम क्या है, कौन सी रेगुलेशन, कितनी नेटवर्क चाहिए होती है मर्चेंट बैंकर बनने के लिए। डन। लेकिन आज की क्लास में अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड चीज़ों की। तो शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो उसका जवाब है जी, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है किस चीज़ के लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर registration. An application for grant of a certificate to act as an intermediary has to be made to SEBI in Form A of Schedule 1 with such additional information as required to be provided under the relevant regulations and the application fees as specified in the relevant regulation. कितना आसान है सी। एक एंटिटी या ये कह लो एक पर्सन रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहता है तो इसको क्या करनी पड़ेगी जी? एप्लीकेशन प्लस फीस जमा करवानी है किसको? सेबी को। डन। इतनी सी बात है। एप्लीकेशन कैसे होगी? जैसे बताई गई है रिलेवेंट रेगुलेशंस में। फीस कितनी होगी? जो रिलेवेंट रेगुलेशंस में बताया गया। डन। इतना ही है फर्स्ट पॉइंट। कह रहे द एप्लीकेंट इज सीकिंग रजिस्ट्रेशन टू एक्ट एज अ स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर और अ क्लियरिंग मेंबर और अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज टू मेक द एप्लीकेशन अलोंग विद सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ विच द एप्लीकेंट इज अ मेंबर or trading member or through the depository in which applicant proposes to act as participant as the case may be। ये एप्लीकेंट है जी, जो बनना चाहता है, ब्रोकर बनना चाहता है या डीपी बनना चाहता है, तो ये सेबी के पास एप्लीकेशन लगाएगा, साथ में फीस और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटेड? अगर वो ब्रोकर बन रहा है तो उस स्टॉक एक्सचेंज से, और अगर वो पार्टिसिपेंट बन रहा है तो उस डिपॉजिटरी से। लिखा है ना, उस एप्लीकेंट को जो भी वो बनना चाहता है एप्लीकेशन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवानी होगी जो भी बताई गई है उस स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के द्वारा। ओके डन। डन। श्योर। ये फर्स्ट पॉइंट है जी, इतनी सी बात लिखी है, ये प्रॉपर याद कर लेना, प्रोसेस मान लो चाहिए से। ओके। ऐसे टॉपिक से मैं फिर बता दूं, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉज में सारे ये जो टॉपिक है, अभी तो कैपिटल मार्केट चल रहा है खैर अपना, ये ऐसे टॉपिक है एक दो बार तसल्ली से पढ़ लो तो कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे ये मतलब है जी एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस किया जाएगा। ये प्रोसीजर की बात नहीं हो रही कि कैसे लगानी है, यहाँ पे आप ये बोलते हैं ना जी प्रोसेसिंग में है, अभी पेमेंट हो गई अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब चलेगा क्या उसके बाद? कह रहे स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या डिपॉजिटरी या जो भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी, वो चेक करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी को कि एप्लीकेंट एलिजिबल भी है या नहीं है, रेगुलेशंस के तहत, रूल्स और बायलॉज के तहत क्या वो कैपेबल है। भाई उस स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स हैं या उस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के जो रूल्स हैं या डिपॉजिटरी के या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से चल रही है उन्होंने अपने जो रूल रेगुलेशन बना रखे क्या उसके हिसाब से कंप्लायंस कर रहा है या नहीं। मैं कह रहा हूं मुझे ब्रोकर बनना है, मुझे ब्रोकर बनने के लिए सेबी के पास एप्लीकेशन लगानी होगी। डन। मैं सेबी के पास जब एप्लीकेशन लगा दूंगा तो स्टॉक एक्सचेंज भी ये चेक करेगा क्या मैं ब्रोकर बनने के काबिल हूं या नहीं हूं, और स्टॉक एक्सचेंज ये चीज चेक करके किसको भेज देगा? एप्लीकेशन के साथ फीस के साथ सेबी को, along with recommendation as early as possible but not later than 30 days of receipt of complete application with specified application fees। भाई मेरा स्टॉक एक्सचेंज मतलब जिसमें मैं ब्रोकर बनना चाह रहा हूँ वो किसको भेज देगा? सेबी को। क्या भेजेगा कि हमने चेक कर लिया जी, इसकी काबिलियत पे हमें शक नहीं है, ये बन सकता है। उस वो अपनी सारी बातें कि स्टॉक एक्सचेंज ये कहेगा हमने जो भी बायलॉ वगैरह बना रखे हैं, हमारे जो भी रेगुलेशन है उसका कंप्लायंस किया जा रहा है और उसका कंप्लायंस हो रहा है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि इनको क्या कर दिया जाए, ब्रोकर के तौर पे रजिस्टर कर दिया जाए। ओके जी। क्या एक ही व्यक्ति, मैं ब्रोकर भी बन सकता हूँ, मैं डीपी भी बन सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन लगेगी, अलग अलग परमिशन लेनी है। An applicant or an intermediary, as the case may be, may carry on activities of one or more intermediaries only if it obtains a separate certificate to carry on each such activity. Okay, done. Sure। एक चीज पे ध्यान दे लेना, ये एप्लीकेशन सेबी को लगा रहा है और साथ में ये एप्लीकेशन किसको भी गई होगी? उस स्टॉक एक्सचेंज को या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या डिपॉजिटरी को, और ये 30 दिन के अंदर अंदर सेबी को बता देते हैं। ओके डन।
मैं ब्रोकर बनना चाहता हूँ, मैं सेबी को अप्लाई कर रहा हूँ, साथ में स्टॉक एक्सचेंज को बताऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज चेक करके फिर किसको बताएगा? सेबी को बताएगा। क्या बताएगा जी? हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो ये पर्सन पूरी कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई संदेह नहीं है कि इसको ब्रोकर बनने से रोका जाए। ओके जी। इसके बाद सेबी चाहे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन। सेबी को लग रहा है जी इस पॉइंट में हमें थोड़ा सा डाउट है, या सेबी को लग रहा है कि हमें इस पॉइंट के बारे में आपसे कुछ पूछना है या हमें डिस्कस करना है, तो सेबी क्या करेगा जी? बोलो भाई। पूछ लेगा। सेबी मुझसे पूछेगा। देखिए क्या लिखा है, द सेबी मे रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश फर्दर इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मैटर्स जो रिलेवेंट है उस एक्टिविटी से रिलेटेड। इंटरमीडियरी जो काम करने जा रहा है, वो ब्रोकर बनने जा रहा है या वो डीपी बनने जा रहा है, वो जो भी काम करने जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी विच में अदरवाइज भी कंसीडर नेसेसरी बाय द सेबी, कि सेबी को लगता है जी इस एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए या इस पर्सन को सर्टिफिकेट देने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन और चाहिए इन दो तीन पॉइंट पे, तो वो क्या कर सकता है जी? सेबी मांग सकता है। और सेबी जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा मुझसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हैज टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। किसको भेजूंगा? सेबी को, ताकि सेबी को क्या हो जाए जी? सेटिस्फेक्शन हो जाए, सेबी को ये तसल्ली हो जाए कि मैं गलत इंसान नहीं हूं, मैं सारा कंप्लायंस करने के लिए रेडी हूं। ओके भाई, डन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सेबी वेरिफिकेशन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। कह रहे वाइल कंसीडरिंग द एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन जो दी जाती है एप्लीकेंट के द्वारा, उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए सेबी चाहे तो क्या करवा सकता है? इंस्पेक्शन करवा सकता है। किसी ऑथराइज्ड पर्सन को भेज करके क्या कह सकता है? जाओ चेक करो। क्या बोलेंगे जी वो? जाओ चेक करके आओ। इफ इट्स सो डिजायर वेरीफाई करवा सकते हैं इंफॉर्मेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक्चुअल में उतना ऑफिस है या नहीं है, एक्चुअल में उस ऑफिस में सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं, टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट होना चाहिए, मान लो इंटरनेट एक्सेस हो गई, वट एवर जो भी उन्हें लगता है कि ये चीज है या नहीं है, तो वो चीज चेक कर लेंगे। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। उसके बाद वो उस एप्लीकेशन को प्रॉपर देखेंगे। सी कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन से भी तसल्ली करेगा। फॉर कंसिडरिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट टू सच एप्लीकेंट, से भी shall take into account all matter which it deems relevant to the activities in the securities market, including but not limited to the following। ये चीज पहले भी आई है और मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पे अर्थ ये है इस चीज का कि ये तो कर ही सकते हैं जो लिखा है, बट नॉट लिमिटेड, जरूरी नहीं सिर्फ इस हद तक, इसके अलावा भी और चीजें वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन चेक करते हुए से भी ये चेक करेगा, क्या क्या चेक करेगा? कि वेदर द एप्लीकेंट हैव बीन इन पास्ट बीन रिफ्यूज सर्टिफिकेट बाय द सेबी एंड इफ सो द ग्राउंड फॉर सच रिफ्यूजल। भाई मैं गया हूं, दोबारा से सुन लो, शुरुआत ऐसे होती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एप्लीकेशन लगाऊंगा और फीस दूंगा सेबी को। साथ में उस स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या डिपॉजिटरी को बताऊंगा जिसके तहत मैं रजिस्टर्ड होना चाह रहा हूँ, वो मुझे रिकमेंड करेंगे। एप्लीकेशन को चेक करके रिकमेंडेशन किसको दे देंगे? सेबी को दे देंगे। सेबी चाहे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। एप्लीकेशन को चेक करेगा वो प्रॉपर, वेरिफिकेशन भी करवा सकता है, इंस्पेक्शन भी करवा सकता है। एप्लीकेशन को चेक करते हुए सेबी ये चीज देखेगा क्या कि कभी ऐसा हुआ है पहले कि मैंने पहले कभी अप्लाई किया था और मना कर दिया गया था। वेदर द एप्लीकेंट हैव इन द पास्ट बीन रिफ्यूज्ड सर्टिफिकेट बाय द सेबी एंड इफ सो, तो किन ग्राउंड्स पे मना किया था। दूसरा, कि वो एप्लीकेंट है जो, या उसका मान लो कंपनी बन के अप्लाई कर रहा हूं मैं, फर्म बन के अप्लाई कर रहा हूं, वट एवर, तो जो भी डायरेक्टर है, पार्टनर है, ट्रस्टी है, जो भी, या प्रिंसिपल ऑफिसर जो पेंडिंग लिटिगेशन जिसके रिगार्डिंग चल रहा है कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट विच हैज एन एडवर्स बेयरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एप्लीकेंट और ऑन डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, कहीं मेरी इस कंपनी में कोई ऐसा डायरेक्टर, ऐसा पर्सन तो नहीं, या मैं खुद ही तो नहीं वो, जिसके होने से सिक्योरिटीज मार्केट पे गलत इंपैक्ट पड़ता है, पहले भी जिसके खिलाफ केस वेस चल रहा है, ये भी चेक करेंगे। वो ये भी चेक करेंगे क्या एप्लीकेंट ने सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है। लाइक मान लो अभी आपने देखा था जब हमने टेबल देखी थी कि मर्चेंट बैंकर बनने के लिए वहां पे लिखा था, मान लो 5 करोड़ रुपए की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, ऐसे समझो। तो क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं? डीपी रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी एलिजिबिलिटी बताई वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एंड क्या सर्टिफिकेट देना एप्लीकेंट को इन्वेस्टर्स के हित में है, मतलब जनता के लिए सही है इसे इंटरमीडियरी बनाना? एंड वेदर द ग्रांट ऑफ ए सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। क्या ऐसे व्यक्ति को, मान लो मैं हूं, मुझे ये सर्टिफिकेट देना सही रहेगा क्या? इससे सिक्योरिटीज मार्केट और डेवलप होगी क्या? सब कुछ ओके लगेगा तो दे विल ग्रांट मी द सर्टिफिकेट, एंड इफ दे डोंट फील ओके
then they can also do what? Rejection of my application. They can also reject the application. आ गई बात समझ में? एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है. एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, क्या क्या है जी? which is not complete in all respect and does not conform to the requirements in form A and requirements specified in the relevant regulation. कि कोई भी कमी छोड़ दी, एप्लीकेशन में कुछ डाटा पूरा नहीं दिया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी, या उनको लग रहा है एलिजिबिलिटी से मीट नहीं करते, या फिर जिसमें वो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जो सेबी ने मांगी थी, या जो इनकरेक्ट, फॉल्स या मिसलीडिंग है, या जहाँ पे एप्लीकेंट कंप्लायंस नहीं कर रहा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो बताई गई है रेगुलेशंस के तहत, या जहाँ पे एप्लीकेंट एक फिट या प्रॉपर पर्सन नहीं है, या फिर जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर के पास वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मांगा गया था. जो भी चीज मांगी गई है अगर वो चीज नहीं है तो सेबी क्या कर सकता है जी? एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट कैन बी रिजेक्टेड बाय द सेबी फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय सेबी इन द राइटिंग. कि उन्हें लग रहा है आपके पास तो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है, आपके पास तो टेक्निकल क्वालिटीज नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपके पास तो क्या नहीं है जी? वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो मांगी थी. कोई भी चीज की अगर कमी लग रही है तो उसके बेसिस पे क्या कर दिया जाएगा जी? एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है. डन. ये आपने हमेशा पढ़ा. हाउएवर द एप्लीकेंट हैज टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन राइटिंग टू मेक गुड द डेफिशिएंसीज विद द टाइम स्पेसिफाइड बाय द सेबी फॉर द पर्पस. कि सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दे देना. डन. बोलो भाई. और ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाएगी. देखो क्या लिखा है फर्दर, कह रहे और ध्यान से सुन लो. जहां पे एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है, रिजेक्ट पता क्यों है? क्यों की है रिजेक्ट? क्योंकि इसमें ऐसी फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी जो गलत थी. तो such an opportunity may be given, no such opportunity may be given, and the applicant cannot make any application for grant of certificate under these regulation or any other regulations for a period of 1 year from the date of such rejection. रिजेक्शन डेट से लेकर के 1 साल तक वो दोबारा कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगा पाएंगे. समझ गए जी? बोलो भाई. डन. श्योर. ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट ये तो रिजेक्शन था. सब कुछ होके लगा तो फिर से पढ़ लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं. सबसे पहले हम एप्लीकेशन लगाते हैं सेबी को और कंसर्न्ड अथॉरिटी को. कंसर्न्ड अथॉरिटी सेबी को भेजती है रिकमेंडेशन कि सब कुछ ओके है. सेबी चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है, चाहे तो इंस्पेक्शन करवा सकता है, और एप्लीकेशन चेक करने के लिए इन पॉइंट्स को भी देख सकता है. उसके बाद हमारी एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट कर देगा या एक्सेप्ट करके ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेशन. भाई सेबी को जब सही लगता है कि एप्लीकेंट एलिजिबल है तो उसे एक सर्टिफिकेट दे देंगे, स्पेसिफाइड है जो रेगुलेशंस में, और इंटीमेशन भेज देंगे और बोल देंगे कि मुबारक हो, इंटरमीडियरी हुआ है. ठीक है जी. ब्रोकर है तो मुबारक हो, ब्रोकर हुआ है. डीपी है तो मुबारक हो, डीपी हुआ है. ठीक है जी. और कस्टोडियन है तो कस्टोडियन हो. लेट क्यों आया है? क्या काम था? बता दिया मेरे को पहले. जो काम था. ठीक है जी. टाइम पे आया करो. किस किस ने नहीं बताया? इसने नहीं बताया. इसने नहीं बताया. डन. आ गई बात समझ में? अगर सब कुछ होके रहा तो क्या कर देंगे जी? सर्टिफिकेट दे देंगे. और सर्टिफिकेट दे करके क्या बोलेंगे? ठीक है जी, आज से आप अपने वर्किंग कर सकते हो. कंडीशनल रजिस्ट्रेशन. एक बात और सुन लो कि वेयर ए पेंडिंग प्रोसीडिंग बिफोर द बोर्ड और एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल may result in suspension or cancellation of the certificate, सेबी में गिव है कंडीशनल रजिस्ट्रेशन. भाई लग रहा है कि कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है जी, किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, और सस्पेंड करने के लिए बोला गया, तो कंडीशनल रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं लाइक दैट कि जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है तब तक आप काम नहीं कर पाओगे. डन. अब मान लो मैंने बार बार मेरा ही एग्जांपल लिया कि मैंने एप्लीकेशन लगाई, मैं ब्रोकर बनना चाहता हूँ, मुझे ब्रोकर बनने का सर्टिफिकेट मिल गया, पर मुझे तसल्ली नहीं. अब मुझे क्या बनना है? डीपीवी बनना है. तो सेपरेट सर्टिफिकेट रहेगा फॉर अदर एक्टिविटी. और ये पूरी प्रोसेस जो आप शुरू से पढ़ के आए हो ये रिपीट करनी होगी. ओके. व्हेन एन इंटरमीडियरी हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट and who has filed form A under these regulation wishes to commence a new activity which requires a separate certificate under the relevant regulation, it has to, while seeking such certificate, not be required to file form A and has to furnish to SEBI only such additional information as required under the relevant regulation. मतलब समझ गए?
भाई मान लो मैं अब डीपीबी बनना चाहता हूं, तो मुझे सारी प्रोसेस तो रिपीट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, लेकिन जो इंफॉर्मेशन उनके पास पहले से है वो दोबारा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो रिक्वायर्ड है। ओके भाई, बोलो भाई। इसके बाद कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट कह रहे जब भी कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है इंटरमीडियरी को, तो इन कंडीशंस के साथ दिया जाता है, मतलब उन्हें ये सब पूरा करना होता है। क्या क्या? पहला कि where the intermediary proposes to change its status or constitution is has to obtain prior approval of the SEBI for continuing to act as an intermediary after such change in status or constitution. It's just like कि मान लो जब रजिस्ट्रेशन करवाया, जब सर्टिफिकेट लिया एलएलपी थे, अब एलएलपी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कह रहे ये सर्टिफिकेट इन्हीं शर्तों पे दिया जाता है कि कल को अगर आप कभी भी अपना स्टेटस चेंज कर रहे हो किसी भी तरीके से, प्राइवेट से पब्लिक बन रहे हो, पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हो, या पब्लिक थे अनलिस्टेड थे अब लिस्टेड हो रहे हो, कभी भी अगर आप कोई चेंज लेकर के आते हो तो आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेबी की कि क्या हम स्टेटस चेंज करने के बाद भी ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इट हैज टू पे द एप्लीकेबल फीस इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट रेगुलेशन, फीस देनी पड़ेगी। इट हैज टू अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉज एंड डायरेक्शन गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स एज में बी इशूड देयर अंडर, सारी रेगुलेशन, सारी गाइडलाइन, सारे सर्कुलर्स का पालन करना पड़ेगा। एंड इट हैज टू कंटिन्यूअसली कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेशन फॉर, ये आगे आएगी जब सिक्योरिटी लॉ पढ़ेंगे वहां पे पढ़ लोगे। एंड हमें लगातार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी रिक्वायरमेंट मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। जब भी अपन ने कोई रिक्वायरमेंट छोड़ दी या कोई भी रिक्वायरमेंट तोड़ दी, तो फिर क्या हो जाएगा, अपना सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं रहेगा, वो सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। समझ गए भाई। एंड से भी चाहे तो और भी कंडीशन लगा सकता है जो उनको ठीक लगे कि इन्वेस्टर्स के लिए और सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करने के लिए इंटरमीडियरी अच्छे से काम कर सके, इस चीज के लिए उन्हें जो भी कंडीशन सही लगे वो लगा सकते हैं। दोबारा से सुन लो, सबसे पहले एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर अपना जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो भी प्रोसेस करके सेबी को बताती है। सेबी क्या कर सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सेबी इंस्पेक्शन करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, सेबी क्या करेगा जी, बोलो भाई, सारा कंप्लायंस चेक करके, एप्लीकेशन चेक करके या तो रिजेक्ट कर देगा या ग्रांट कर देगा सर्टिफिकेट। उसके बाद अपने को और सर्टिफिकेट चाहिए और बनना है, मान लो कोई अदर इंटरमीडियरी, तो दोबारा से अप्लाई करना होगा। कंडीशनल भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन। डन, आ गई बात समझ में, बोलो भाई। इसके बाद देखिए क्या लिखा डीम्ड अप्रूवल, कह रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रायर अप्रूवल विच इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ द बाय सेबी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट। कह रहे कभी भी सेबी के पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो उन्हें 60 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है जी, उसके अनुसार काम करना पड़ता है, डिसीजन देना पड़ता है। ठीक है जी। एंड वेयर द डिसीजन ऑफ सेबी हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द इंटरमीडियरी विद इन द सेड पीरियड ऑफ 60 days, कि सर 60 दिन के अंदर अंदर जवाब ना आया तो प्रायर अप्रूवल हैज बीन डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड। ठीक है जी। भाई जो अप्रूवल थी वो मान लिया जाएगा आपको क्या हो गई है जी, ग्रांटेड। दैट इज पहले जितने भी रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी कर रखी है, ठीक है जी, अब आपने मान लो कोई और सर्टिफिकेट के लिए अप्रूवल के लिए भेजी है इंफॉर्मेशन, 60 दिन में जवाब नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि ये भी अप्रूवल हो गई है। डन। अगर मना कर दे तो सीधी सी बात, आप इंटरमीडियरी नहीं बन सकते वो वाले, और वो काम नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट सर्टिफिकेट और एक्सपायरी ऑफ सर्टिफिकेट, कह रहे जहां पे एक इंटरमीडियरी एप्लीकेशन नहीं लगा पा, दैट इज इंटरमीडियरी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई या फिर एग्जिस्टिंग इंटरमीडियरी को मना कर दिया गया भाई तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, या उसका जो सर्टिफिकेट था वो कैंसिल कर दिया, क्यों, किसी भी रीजन से, कि सामने वाले ने कंप्लायंस नहीं किया था या किसी ने कंप्लेंट की थी, तो उस इंटरमीडियरी को तुरंत प्रभाव से क्या करना पड़ेगा जी। भाई मान लो मैं ब्रोकर हूँ, मेरा लाइसेंस खत्म हो गया, तो उसी मोमेंट से तुरंत प्रभाव से मैं ब्रोकर नहीं रहूंगा। भाई वो इंटरमीडियरी अब वो इंटरमीडियरी नहीं रहा, ब्रोकर ब्रोकर नहीं रहा, कस्टोडियन कस्टोडियन नहीं रहा, डीपी डीपी नहीं रहा, और युवराज, ठीक है जी, अच्छा युवराज युवराज ही है। ठीक है जी। डन। कि जैसे ही कैंसिल होगा आप वो इंटरमीडियरी का रोल प्ले नहीं कर पाओगे, आपको अपनी सारी एक्टिविटीज जो पेंडिंग है किसी दूसरे इंटरमीडियरी को जिसके पास सर्टिफिकेट है, जो अभी भी कर सकता है वो काम, उसको सारा कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड अपने क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को अलो करना पड़ेगा कि वो उसकी कस्टडी से सारी सिक्योरिटीज, सारे जो भी फंड्स हैं वो क्लाइंट लेके जा सकते हैं। मैं ब्रोकर था, तुम सब मेरे क्लाइंट थे,
मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मैं तुरंत प्रभाव से अपना सारा काम किसी दूसरे ब्रोकर को सौंप दूंगा, आप उससे कंटिन्यू करवा लो। अगर आप अपने जो भी मान लो सिक्योरिटीज है या पैसा है लेकर के जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, मैं उसका कोई चार्जेस भी नहीं मांगूंगा आपसे। डन। और तुरंत प्रभाव से बता देंगे भी क्या क्या लाइबिलिटी है, किस तरीके से रहने वाली है, एंड जो चाहे वो एक्शन ठीक लगे से भी वो एक्शन भी ले सकता है अंडर रिलेवेंट रेगुलेशंस। डन। जो भी सर्टिफिकेट मिलता है 1 साल के लिए होता है जी, सॉरी परमानेंट होता है, हर साल बताने पड़ते हैं कुछ चीजें। सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू एन इंटरमीडिएट हैज टू बी परमानेंट अनलेस सामने वाला खुद सरेंडर ना कर दे या से भी उसको कैंसिल ना कर दे, सस्पेंड ना कर दे। तो परमानेंट मिल गया, लेकिन ईयरली और क्वार्टरली आपको अलग अलग रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है, जो अभी पढ़ लोगे। ओके, यहाँ तक एक बार दोबारा पढ़ो, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना जी। हाँ जी बता देंगे, अभी रिवाइज कर लो अच्छे से। आइए जी, अब देखो जी क्या है, ये हक नहीं है ना बेटा आपको ना इस तरफ ना उस तरफ, है ना। आइए जी, इसके बाद इंटरमीडियरीज के क्या क्या काम है। मान लो मैं ब्रोकर रजिस्टर हो गया, ये डीपी बन गया, वो कस्टोडियन बन गया, ठीक है जी। तो ओब्लिगेशंस क्या रहेंगी, एक इंटरमीडियरी के जनरल ओब्लिगेशन या ड्यूटीज कह लो, कर्तव्य कह लो, या वो किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला तो क्या है जी, an intermediary shall provide the SEBI with the certificate of its compliance officer on 1st April of each year certifying, क्या भाई सीधी सी बात है, सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, हर इंटरमीडियरी को सेबी के पास एक सर्टिफिकेट देना होगा अपने कंप्लायंस ऑफिसर के द्वारा, हर 1 अप्रैल को हर साल, यानी कि हर 1 साल में। क्या कि the compliance by the intermediary with all obligation responsibilities and the fulfillment of the eligibility criteria on continuous basis under these regulation and all irrelevant रेगुलेशन की सारी रेगुलेशंस का हम कंप्लायंस करते आ रहे हैं जी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कंप्लायंस हमने ना किया हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए ये कह दिया जाए कि हमने ये रूल तोड़ा है। जितनी भी रेगुलेशंस हमारे ऊपर लगी हैं, जो भी रिलेवेंट रेगुलेशन है, सबका कंप्लायंस कर रहे हैं, और सारे डिस्क्लोजर जो हमने उस समय फॉर्म ए में किया था वो ट्रू था, कंप्लीट था, आज भी वो ट्रू है। मैं मान लो उस समय हमने ये लिखा था हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने फंड्स हमारे पास है अवेलेबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो उस समय भी करते थे, आज भी करते हैं, ये बात बतानी होगी। And each intermediary shall prominently display a photocopy of the certificate at all its offices including branch office। जो सर्टिफिकेट मिला था उसकी कॉपी दिखानी होगी, मतलब ऑफिस में लगा करके रखना भी, कल को कोई भी ऑफिस विजिट करे तो उसे दिख जाए कि हाँ ये क्या कर रहे हैं जी, सारा कंप्लायंस कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट मिला भाई ये रजिस्टर्ड है, सेबी से रजिस्टर्ड है ये पर्सन। तीसरा, इंटरमीडियरी शेल ऑल्सो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल उस कंप्लायंस ऑफिसर की जिससे आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर कोई इन्वेस्टर का ग्रीवियंस है, मतलब किसी इन्वेस्टर को कोई दुख है, पीड़ा है, दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकता है जी, तुरंत प्रभाव से, बोलो भाई, कंप्लायंस ऑफिसर से कॉन्टेक्ट कर पाएगा, इसके बारे में बता देना। एंड फोर्थ, द इंटरमीडियरी शेल मेंटेन सच बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट रेगुलेशंस। सारी चीजें उसे तुरंत प्रभाव से मेंटेन करके रखनी है, सारे बुक्स, सारे अकाउंट, सारे डॉक्यूमेंट्स। डन। मैं ब्रोकर हूँ, कंप्लायंस ऑफिसर में मैंने इनका नाम दे रखा है, ठीक है जी, ये गुड़िया कंप्लायंस ऑफिसर है, ठीक है जी। किसी का कोई ग्रीवियंस होता है तो ये इनके पास जा सकते हैं, अब इसको तकलीफ है इन्वेस्टर को, तो ये हमारे कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाएगा कि हमें क्या करवाना है जी, रिड्रेसल करवाना है, हमारी कुछ समस्याएं हैं, इनका समाधान कर दो आप। तो हमारे कंप्लायंस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो इंटरमीडियरी है उसे कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश तो क्या पक्का पक्का कर दे, क्या जितना जल्द हो सके उतना जल्दी, क्या प्रॉम्प्टली इनके ग्रीवियंस को सोल्व कर दे, बट नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ रिसीट देयर ऑफ, और 45 दिन से ज्यादा का समय ना ले। एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन बाय द सेबी टू डू सो इट शैल रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द सेबी। और सेबी ने सूचना भेजी है हमारे कंप्लायंस ऑफिसर के पास, इंटरमीडियरी के पास, कि ये इन्वेस्टर है जी, इसकी तकलीफ है, इसकी तकलीफ को दूर करो। तो जितना टाइम सेबी ने बता दिया कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उतने समय में हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसके समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा। जहां भी इसकी समस्या सुलझ सकती है, जिसके साथ भी इसका डिस्प्यूट है,
वो हमें इसको सोल्व करवा करके देना पड़ेगा। एंड हमें मेंटेन करने पड़ेंगे सारे रिकॉर्ड्स इसके झगड़ों से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिली थी और जो भी हमने सॉल्यूशन करवाया है उस चीज का। डन। क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करवानी है इंटरमीडियरी को। देखो क्या लिखा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म करेंगे तो इस हिसाब से पता है क्वार्टर क्या बनेंगे, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च। ये इस वजह से यहाँ लिखा है कि ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च के हिसाब से जो क्वार्टर बनते हैं। कल को कोई कह दे जी हमारा क्वार्टर तो जुलाई को खत्म होता है, तो उसके क्वार्टर कैसे बनेंगे, मई जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर जनवरी, मार्च अप्रैल में, इस तरीके से बनेंगे। तो कह रहे जी उनको क्वार्टरली अपलोड करना है कि कितने झगड़े थे, किस किस के थे, कितने सॉल्व हो गए, कितने अनसॉल्व हैं अभी। ठीक है जी, बियॉन्ड 3 months ऑफ द रिसीट देयर ऑफ बाय द इंटरमीडियरी ऑन द वेबसाइट स्पेसिफाइड बाय द सेबी। पोर्टल पे सारी डिटेल्स डालनी होंगी। डन। बेसिक है जी, बोलो भाई। अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, हर इंटरमीडियरी को जैसे मैंने अपॉइंट किया, मैं बीइंग एन इंटरमीडियरी मैंने कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया है, इसी तरीके से हर इंटरमीडियरी को क्या करना पड़ेगा जी, एन इंटरमीडियरी शेल अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंस बाय इट of the requirements of the acts, rules, regulation, notification, guidelines, circulars and order made or issued by the SEBI or the CG or the rules, regulations and bylaws of the concerned stock exchanges or the self regulatory organization where applicable। भाई जो भी रेगुलेशंस वगैरह अप्लाई होते हैं उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा जी, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। डन। कौन कौन से कंप्लायंस चेक करेगा हमारा कंप्लायंस ऑफिसर, इन सब चीजों से रिलेटेड। डन। डन। और अगर कोई इंटरमीडियरी वर्किंग कर ही नहीं रहा है इंटरमीडियरी वाली तो मत अपॉइंट करे। हाउएवर द इंटरमीडियरी मे नॉट अपॉइंट कंप्लायंस ऑफिसर इफ इट इज नॉट कैरिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंटरमीडियरी। compliance officer shall report to the intermediary on or its boards of director in writing of any material non compliance by the इंटरमीडियरी। अगर इसको लगता है कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा, ये तुरंत प्रभाव से हमें इन्फॉर्म कर देगी जी कि आपके इस ब्रोकर के ऑफिस में या आपकी इस जगह पे ये कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। डन। डन। ओके जी, यहाँ तक समझ में आया पक्का। इसके बाद एक बात बताओ, कभी भी कोई टीवी पे या रेडियो पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देखी हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए एडवाइस वगैरह जब देते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी आती है, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है, कभी भी निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से या ब्रोकर से, रजिस्टर्ड ब्रोकर से सलाह अवश्य ले लें। और क्या बोलते हैं जी, हाँ, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आई बात समझ में कि बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है जी, आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की या सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी की सलाह अवश्य ले लें। यानी कि बात क्या बनती है, एक इंटरमीडियरी कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता जब तक वो क्या ना हो, सेबी के पास रजिस्टर्ड ना हो। पढ़ के देखिए एक बार क्या लिखा है फटाफट से। यस। देखिए क्या लिखा है, एन इंटरमीडियरी, उसके डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय या उसके केएमपी कभी भी शेल नॉट रेंडर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देंगे किसी भी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग पब्लिकली एक्सेसिबल मीडिया पे, चाहे रियल टाइम कह लो या नॉन रियल टाइम मतलब रिकॉर्डेड मोड में, किसी टीवी पे, एफएम पे, सोशल मीडिया पे आप कभी भी क्या नहीं कर सकते जी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकते पब्लिकली। कि इंस्टाग्राम लाइव आ गए विद 49 अदर्स और आप कह रहे हो इस शेयर में इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पे ये कर लो, आप ऐसा नहीं कर सकते अनलेस आप ये डिस्क्लोजर ना कर दो कि आपका कोई इंटरेस्ट है क्या उसमें, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पोजीशन आपकी भी है, कोई फायदा उठाना चाह रहे हो क्या जब वो एडवाइस दे रहे हो तो। और अगर एक इंटरमीडियरी, उसका डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, केएमपी ऐसी एडवाइस दे रहे हैं तो ये इंश्योर जरूर कर लेना जब आप ऐसी एडवाइस दो, अपना इंटरेस्ट जरूर डिस्क्लोज कर दो कि इसमें हमारा या हमारे फैमिली मेंबर का इतना इंटरेस्ट है जी,
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट पोजीशन का हम भी फायदा उठाना चाह रहे हैं, इस वजह से आपको ये एडवाइस दे रहे हैं। डन, ये बता देना पहले से। An intermediary shall not make a recommendation to any client or investor who may be expected to rely thereon to acquire। कभी भी आप ऐसी रिकमेंडेशन मत देना जिसके बेसिस पे आपका क्लाइंट या इन्वेस्टर उस एडवाइस के बेसिस पे एक्वायर कर ले या डिस्पोज कर दे या रख ले, या तो खरीद ले या बेच दे या रखे रखे कोई सिक्योरिटी, जब तक आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स ना हो कि वो रिकमेंडेशन सुटेबल है यानी कि सही है। जब तक ये ना हो तब तक ऐसा मत करना। हर इंटरमीडियरी को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होगा, ये अपने आप से पढ़ लेना जी। शेड्यूल 3 में जो कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008 में, हर इंटरमीडियरी को उसका पालन करना है। डन। एंड ये आज के लिए लास्ट कि रिस्ट्रिक्शन, रोक लगाई गई है किस चीज पे, कि कभी भी कुछ सर्टेन पर्संस के साथ, मतलब सीधी सी बात है, आप खुद भी एडवाइस नहीं दे सकते पब्लिकली ऐसे, और आप किसी के साथ एसोसिएट भी मत होना जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। देखो क्या लिखा है, नो पर्सन रेगुलेटेड बाय द सेबी और द एजेंट ऑफ सच पर्सन शैल हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएशन विद अनदर पर्सन। भाई कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी या उसका एजेंट ऐसा रिश्ता ना रखे एक ऐसे प्राणी के साथ जो क्या कर रहा है जी, एडवाइस या रिकमेंडेशन देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सेम लिखा है, किसी भी ऐसे सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज के साथ जब तक वो खुद क्या ना हो, रजिस्टर्ड ना हो वो एडवाइस या रिकमेंडेशन देने के लिए। तभी बोलते हैं ना सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की ही सलाह ले, क्योंकि वो रजिस्टर करते हैं सब कुछ कंप्लायंस चेक करके कि ये सही है या नहीं है बंदा। और आप किसी बिना रजिस्टर्ड वाले की सलाह ले लो, कल को गलत निकली फिर बैठ के रहोगे तो क्या है। और साफ लिखा है कोई भी पर्सन जो सेबी से रेगुलेट हो रहा है वो किसी दूसरे ऐसे पर्सन के साथ ना जुड़े जो क्लेम कर रहा है कि इतने रिटर्न्स दिलवा दूंगा, या वो बता रहा है जी ये चीजें कर देंगे इन सिक्योरिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड, जब तक वो खुद क्या ना हो जी, सेबी के द्वारा परमिटेड हो उन चीजों के लिए। डन। हाँ, ये चीजें उस पर अप्लाई नहीं होती जो ऐसी एसोसिएशन जिसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब आप मान लो एक चैनल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जिस चैनल पे जाकर के आप सलाह देंगे मान लो, तो कल को ये कह दे भाई तू तो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है, तेरे चैनल पे हम सलाह कैसे दे सकते हैं, तो इसलिए लिखा है वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। और जो पर्सन रेगुलेट हो रहा है सेबी के द्वारा, यानी कि मैं हूं वो ब्रोकर, तो मुझे इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि कोई भी पर्सन जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूं वो ऐसे एक्टिविटीज ना करती हो, ना करता हो या ना करती हो बिना परमिशन के जो ऊपर बताए गए हैं। यानी कि जिसके साथ मैं एसोसिएट हो रहा हूँ उसके पास भी परमिशन है, ऑथराइज्ड है, वो परमिटेड है। एंड सेबी चाहे तो अगर कोई अबव प्रोविजन तोड़ दिया तो जो ठीक लगे वो एक्शन ले सकता है। सेबी कैन टेक एवरी एक्शन विच डीम्स फिट, जो सेबी को ठीक लगे। ओके डन, क्लियर है जी। अपने आप से और कुछ मत पढ़ना। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया कि कोई भी डिपॉजिटरी या ब्रोकर कैसे बनता है, कैसे उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, क्या क्या कंप्लायंस होता है, प्रोसेस क्या है इस चीज के। और आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।